आज हम यहाँ बात कर लेते हैं न्याय का जो एक टॉपिक बचा था, अंतिम एक क्लास बची थी, कुछ विचारक बचे थे जिनके न्याय सिद्धांत पे हमने बात करनी बाकी थी। न्याय सिद्धांत में हमने प्लेटो से लेकर के रॉबर्ट नोजिक तक की बात कर ली थी, और रॉबर्ट नोजिक से भी आगे मेरे ख्याल से माइकल वोल्जर की भी बात कर ली थी हमने, माइकल सेंडल की भी बात कर ली थी हमने सुसैन मॉलर ओकिन की भी बात कर ली थी, और ये न्याय सिद्धांत हम पढ़ चुके थे। अब न्याय सिद्धांत के आगे कुछ विचारक और बचे हैं, जिनमें से एक विचारक तो है थोड़ा सा व्यापक उनका मामला है, रोनाल्ड डवर्किन। हालांकि हम चाहें तो रोनाल्ड डवर्किन को समानता में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि संसाधनों के वितरण का मामला है तो इनको न्याय में पढ़ना ही थोड़ा सा बेहतर होगा, और न्याय में ही हम इनकी बात करते हैं। तो एक तो रोनाल्ड डवर्किन को पढ़ेंगे, फिर हम विल किमलिका का बहुसंस्कृतिवादी दृष्टिकोण उनकी बात करेंगे, जी ए कोहन को पढ़ेंगे, फिर हम नैन्सी फ्रेजर का एकीकृत सिद्धांत पढ़ेंगे, हम डेरेक परफेक्ट का अंतःपीढ़ी सिद्धांत पढ़ेंगे, हम इसके अलावा बात करेंगे अर्नाल्ड ब्रेख्ट का परंपरागत और परापरंपरागत सिद्धांत न्याय का, उसकी भी बात करेंगे। हम मार्था नेस्बाम उनकी विशेष तौर पे बात करेंगे। इसके अलावा तो कौन से विचारक हैं, लगभग यही विचारक बचे हैं जिनकी हमें थोड़ी बात करनी है। बहुत छोटे छोटे विचार हैं। रोनाल्ड डवर्किन थोड़ा सा विस्तृत मामला है, तो पहले शुरुआत हम रोनाल्ड डवर्किन से ही कर लेते हैं। रोनाल्ड डवर्किन का न्याय सिद्धांत क्या है? देखिए, रोनाल्ड डवर्किन संसाधन समतावादी और संसाधन समतावादी में भी भाग्य समतावादी विचारक है। एक किताब लिखते हैं ये, टेकिंग राइट सीरियसली। और अपनी इस किताब में उन्होंने अपना न्याय सिद्धांत प्रस्तुत किया, और संसाधनों का वितरण कैसे हो, किस तरीके से हो जिसको हम न्यायपूर्ण कह सकें, उसकी ये बात करते हैं। एक हिपोथेसिस देते हैं, एक कहानी कहते हैं, कल्पना करते हैं, एक अज्यूम करते हैं एक परिस्थिति को, जिस परिस्थिति में कोई अगर ऐसी परिस्थितियाँ हों तो फिर बाद में संसाधनों का वितरण कैसे क्या होगा। ये बात रोनाल्ड डवर्किन करते हैं अपनी पुस्तक में टेकिंग राइट सीरियसली में, और कहते हैं, कल्पना करते हैं कि कुछ लोग हैं जहाज में और वो समुद्री यात्रा पे निकले हैं, लेकिन समंदर की इस यात्रा में बीच समंदर में जाके और जहाज के सारे यंत्र खराब हो जाते हैं, और इस तरीके से खराब होते हैं कि वापस सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब तक जहाज चल रहा था यंत्रों के सहारे, लेकिन अब जहाज का रुख उधर हो गया जिधर हवा उसको लेके जा रही है। जहाज हवा की इन लहरों में तैरता हुआ अंततः एक ऐसे टापू पे जाके रुकता है, एक टापू पे जाके टकराता है जो एकदम निर्जन है, और आज तक दुनिया से कटा हुआ, आज तक इस टापू का किसी को पता नहीं, लेकिन एक बहुत साधन संपन्न टापू है, लेकिन है निर्जन। जहाज किनारे से टकराया, जहाज के में सवार यात्री वहां उतरे, और उन यात्रियों को चूंकि इस बात का पता चल गया कि हमें आगे का जीवन यहीं बिताना है, क्योंकि अब यहाँ से न संपर्क हो पाएगा, न यहाँ से हम वापस लौटने की हमारी कुछ उम्मीद है, हमें बाकी का अपना पूरा जीवन यहीं बिताना है। जितने लोग थे सारे एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग प्रकार की क्षमताएं हैं, अलग प्रकार की योग्यताएं हैं, लेकिन रोनाल्ड डवर्किन मानता है कि मानिए कि सब बराबर हैं। एक बार ये मान के चलें कि पहले के सब बराबर है, और संसाधन जितने भी हैं उस टापू पर ज़मीन है और कुछ है नहीं वहाँ, तो उन प्राकृतिक संसाधन जो ज़मीन है उसका वितरण उन सभी लोगों में कैसे हो कि जिसको हम न्यायपूर्ण कह सकें। तो इसके लिए वो देखिए एक तरीका सुझाता है कि वो संसाधन का वितरण किस तरीके से कैसे क्या होगा। तो पहले वो 2-3 चीज़ों को मान के चलता है कि देखिए आपको इन चीज़ों को तो मानना पड़ेगा इस तरीके से कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो वो एक बात कहता है, उसके पूरे इस न्याय सिद्धांत में एक एम्बिशन सेंसिटिव मामला है, एम्बिशन सेंसिटिव। और दरअसल रोनाल्ड डवर्किन एम्बिशन सेंसिटिव विचारक हैं। एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा संवेदनशील है।
ये महत्वाकांक्षा संवेदनशील विचारक हैं। मतलब ये मानते हैं कि हर एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा अलग अलग होती है, हर एक व्यक्ति की इच्छा अलग अलग होती है। दो लोगों में जिनमें बराबर योग्यता है, ज़रूरी नहीं कि उनकी इच्छाएं एक जैसी हो, और प्रत्येक व्यक्ति को वो मिलना चाहिए जिसकी वो महत्वाकांक्षा करता है, जिसकी वो इच्छा करता है। उस स्थिति में, जिस स्थिति में सबका वितरण हो रहा है, इन वस्तुओं का वितरण हो रहा है, तो वो योग्यता क्या रखता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो महत्वाकांक्षा किस बात की करता है। अगर ऐसी परिस्थिति में उसको वो मिले जिसकी वो महत्वाकांक्षा करता है, इसका मतलब फिर वो न्यायपूर्ण है। इसका मतलब रोनाल्ड डवर्किन सेंसिटिव है किस मामले पर? लोगों की एम्बिशंस के मामले पर। वो इस बारे में संवेदनशील है, सेंसिटिव है कि हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा है और उसको उसकी महत्वाकांक्षा के अनुसार मिलना चाहिए। लेकिन महत्वाकांक्षा तो वो करेगा कि सारा टापू ही मेरा हो, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर वो 2-3 चीज़ें आगे लेके आएगा, उसकी हम बात करेंगे। एक देखिए एम्बिशन सेंसिटिव जैसा ही एक मामला है एंडोमेंट सेंसिटिव। एंडोमेंट सेंसिटिव का मतलब है सक्षमता संवेदनशीलता, सक्षमता संवेदनशील। और सक्षमता संवेदनशील ये शब्दावली इस बारे में ये जाहिर करती है कि हर व्यक्ति में सक्षमता अलग अलग है, क्षमताएं, योग्यताएं, प्रतिभाएं हर व्यक्ति की अलग अलग है, और प्रकृति ने हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की योग्यताएं दी हैं। और प्राकृतिक योग्यताएं भी, प्राकृतिक गुण भी, प्राकृतिक सक्षमताएं भी अलग अलग हैं, निपुणताएं भी अलग अलग हैं। और प्रकृति प्रदत्त इन चीज़ों के अलावा व्यक्ति जो सीखता है अपने जीवन में, वो सब चीज़ें भी अलग अलग हैं। और चूंकि प्राकृतिक विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए अगर कोई व्यक्ति अगर ये मानता है कि प्रकृति ने अगर आपको अलग अलग बुद्धि दी है, अलग अलग योग्यता दी है, तो जिसके पास ज़्यादा बुद्धि उसको ज़्यादा मिले, जिसके पास कम बुद्धि उसको कम मिले, जिसके पास ज़्यादा योग्यता उसको ज़्यादा मिले, जिसके पास कम योग्यता उसको कम मिले। अगर कोई विचारक इस बारे में ये विचार रखता है, इसका मतलब वो सक्षमता के प्रति, इंडोमेंट के प्रति सेंसिटिव है, प्राकृतिक विभेद के प्रति सेंसिटिव है, वो उनकी योग्यताओं के प्रति सेंसिटिव है कि ज़्यादा योग्यता वाले को ज़्यादा, कम योग्यता वाले को कम, जैसा कि अरस्तु है, जैसा कि रॉबर्ट नोजिक है। रॉबर्ट नोजिक भी यही कहता है, ज़्यादा योग्यता वाला व्यक्ति है या ज़्यादा जो कुछ कर रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसको ज़्यादा मिले। जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, मतलब कोई एक पैमाना नहीं है रॉबर्ट नोजिक की नज़र में। योग्यता, मेहनत, आवश्यकता, ये सब मिला के वो एक डेसर्ट शब्द यूज़ करता है कि जो ज़्यादा डेसर्ट, ज़्यादा लायक उसको ज़्यादा मिले, कम लायक उसको कम मिले। तो जो ऐसा व्यक्ति होगा वो सक्षमता के प्रति संवेदनशील है। लेकिन ध्यान रखिए, रोनाल्ड डवर्किन एम्बिशन सेंसिटिव तो है। उसका ये मानना तो है कि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग एम्बिशंस होती हैं और उनको उन एम्बिशंस के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि हर व्यक्ति में सक्षमताएं वो अलग अलग होती है, ये मानता है। लेकिन उसका मानना है कि उस सक्षमताओं के अकॉर्डिंग अगर आप विभाजन कर देंगे, वितरण कर देंगे वस्तुओं का, संसाधनों का, तो ये न्याय नहीं होगा। वो उनकी उस प्राकृतिक विभिन्नताओं में के अकॉर्डिंग, उन प्राकृतिक विभिन्नताओं में जो प्राकृतिक रूप से सक्षम है वो व्यक्ति, और प्राकृतिक रूप से जो असक्षम व्यक्ति है, उन व्यक्ति में जो वस्तुओं का वितरण का, जिस तरीके से रॉबर्ट नोजिक कहता है कि उसको ज़्यादा मिला, इसको कम मिला, वो न्यायपूर्ण है। रॉबर्ट नोजिक का मानना है ये न्यायपूर्ण नहीं है। रॉबर्ट नोजिक उसे न्यायपूर्ण नहीं कहता है। इसलिए रॉबर्ट नोजिक इंडोमेंट में सेंसिटिव नहीं है, बल्कि इंडोमेंट इनसेंसिटिव है। रॉबर्ट नोजिक इस मामले में इनसेंसिटिव है, जबकि वो एम्बिशन के मामले में सेंसिटिव है। उसका मानना है महत्वाकांक्षा के अनुसार मिलना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि इंडोमेंट के अकॉर्डिंग नहीं मिलना चाहिए, सक्षमता के अकॉर्डिंग नहीं मिलना चाहिए। वो इस बारे में इनसेंसिटिव है, जबकि रॉबर्ट नोजिक एम्बिशन सेंसिटिव भी है और इंडोमेंट सेंसिटिव भी है। रॉबर्ट नोजिक की बात कर रहा हूँ। रोनाल्ड डवर्किन एम्बिशन सेंसिटिव है, लेकिन इंडोमेंट सेंसिटिव नहीं है, बल्कि इंडोमेंट इनसेंसिटिव है। ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि रोनाल्ड डवर्किन ये मान के चलता है कि चूंकि प्रकृति ने कुछ लोगों को ज़्यादा बेहतर बनाया है, कुछ लोगों को कम बेहतर बनाया है। प्राकृतिक रूप से कुछ लोग अधिक बुद्धि के हैं, कुछ लोग कम बुद्धि के हैं, कुछ लोग शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ हैं, कुछ लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं या अपाहिज हैं या उनमें अपाहिजता है। तो जो लोगों में प्राकृतिक रूप से कुछ कमियां हैं, उनके लिए वो उनको ब्रूट लक कहता है कि वो ब्रूट लक है। ब्रूट लक का मतलब वो दुर्भाग्यशाली है या अभाग्यशाली कह दीजिए। उनके लिए वो अभाग्यशाली शब्द मान के चलता है कि वो अभाग्यशाली लोग हैं।
जिनको प्राकृतिक रूप से वो सक्षम उतने नहीं हैं। एक बात, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से सक्षम हैं, बेहतर बुद्धि के हैं, बेहतर स्वास्थ्य के हैं, बेहतर सौंदर्य के हैं, उन लोगों को वो लकी मानता है। वो कहता है वो भाग्यशाली लोग हैं, ये अभाग्यशाली लोग हैं, और इन दोनों में असमानताएं हैं, ये मान के चलता है वो। ठीक है, अब यहां पूरी की पूरी इस कहानी में वो वस्तुओं का वितरण कैसे हो, जमीनें किसको कैसे क्या मिले, इसके लिए वो कहता है, एक बात कहता है कि नीलामी होगी और प्रत्येक व्यक्ति को क्या दे दिया जाए, उस नीलामी से पहले प्रत्येक व्यक्ति को 100 क्लेम शेल्स दे दी जाए। प्रत्येक व्यक्ति के पास 100 क्लेम शेल्स होंगे। क्लेम शेल्स एक मुद्रा है, रुपए मान लीजिए आप। प्रत्येक व्यक्ति के पास 100 मुद्रा है, 100 रुपए हैं, और इन 100 रुपए के बदले उसको जितना मिलेगा उतना वो ले लेगा। और क्या लेगा वो, जिसकी वो इच्छा करता है। नीलामी की बात करेंगे, नीलामी में व्यक्ति वही लेगा जिसकी वो इच्छा करता है। तो 100 क्लेम सेल्स हर व्यक्ति के पास है। इसमें वो नीलामी में भागीदारी लेगा और नीलामी में वो जमीन लेगा, वो प्राकृतिक संसाधन लेगा जिसकी वो इच्छा करता है, जिसकी वो महत्वाकांक्षा करता है। लेकिन इससे पहले वो एक बात कहता है, और वो बात कहता है कि वो नीलामी तब तक बेहतर नहीं हो पाएगी जब तक कि ईर्ष्या परीक्षण की बात नहीं समझ पाएंगे आप। ईर्ष्या परीक्षण का मतलब एनवी टेस्ट। एनवी टेस्ट की एक बात को समझना आप इससे पहले। देखिए, वो कहता है कि संसाधनों का वितरण एक नीलामी के माध्यम से होगा, और उस नीलामी में प्रत्येक व्यक्ति अपने 100 क्लेम सेल्स से उन वस्तुओं को खरीदेगा, प्राकृतिक संसाधनों को खरीदेगा। जितने उन 100 क्लेम सेल्स में आ जाएगा उतना उसके पास होगा। लेकिन एक ईर्ष्या परीक्षण की बात को उससे पहले समझना जरूरी है। ईर्ष्या परीक्षण का मतलब है कि वो उस व्यक्ति के पास जो कुछ भी आ गया वो उसके लिए कंप्लीट है कि नहीं है, वो उसके लिए अंतिम है कि नहीं है। इस बात का एक टेस्ट है एनवी टेस्ट। मान लीजिए सभी व्यक्तियों में वस्तुओं का वितरण हो गया, और वस्तुओं का वितरण तब तक न्यायपूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि अगर मेरे पास जो वस्तु मुझे मिली, अगर वो वस्तु मिलने के बाद मेरे मन में ऐसा हो कि काश मुझे अपनी इस वस्तु, इस जमीन, इस संसाधन के बदले वो जो मेरा पड़ोसी है उसको जो संसाधन मिले हैं, मुझे इसके बदले काश वो मिलते। और मतलब मैं अपने इन संसाधनों का एक्सचेंज करने की अगर इच्छा रखता हूं, अगर मैं अपने पड़ोसी या अपने किसी भी दूसरे साथी से अपनी वस्तु को बदलने की इच्छा रखता हूं, मतलब अपने उस साथी की जो प्राप्त वस्तु है उससे ईर्ष्या रखता हूं। ईर्ष्या कोई कैसे रखेगा? ईर्ष्या का मतलब है एनवी तभी रखेगा कोई व्यक्ति जब उसे लगता है कि उसके पास मुझसे बेहतर है, और चूंकि उसके पास बेहतर है इसलिए अगर मेरी वस्तु वो ले ले, उसकी वस्तु मुझे मिल जाए। अगर ये भाव किसी भी व्यक्ति के पास उस नीलामी के बाद में है, इसका मतलब नीलामी ठीक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि महत्वाकांक्षा का मामला, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन सेंसिटिव का मामला नहीं रहेगा। क्योंकि वो व्यक्ति महत्वाकांक्षा करता है किसी दूसरे व्यक्ति के पास वस्तु है उसकी, और उससे प्राप्त ऐसी वस्तु है जिसकी वो महत्वाकांक्षा कर ही नहीं रहा है, और अगर कर भी रहा है तो उसकी तुलना में तो ज़्यादा महत्वाकांक्षा उसकी कर रहा है, और वो उसके पास है नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास नीलामी के बाद में इसका मतलब वो वस्तु होनी चाहिए जिस वस्तु की वो महत्वाकांक्षा करता है, और जिस वस्तु के बदले वो किसी भी अन्य व्यक्ति की किसी भी संपत्ति से वो बदलने के लिए सहमत ना हो। वो इस बारे में उसे अपनी वस्तु सर्वश्रेष्ठ लगे कि बस जो मुझे मिला है, जो संसाधन मेरे पास है, इन्हीं की मैं इच्छा करता हूँ, और यही मेरी महत्वाकांक्षा का मामला है, और मेरी खुशी, मेरी महत्वाकांक्षाएं इसी वस्तु तक सीमित हैं, और मैं अपनी इस वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति की जो संसाधन है उनके बदले नहीं बदलूंगा। अगर हर एक व्यक्ति के साथ वो जो जितने लोग हैं उन सब में अगर ये भाव है, तो इसका मतलब फिर वो ईर्ष्या परीक्षण में वो बात एकदम सफल है, वो परीक्षण सफल हुआ। तो ईर्ष्या परीक्षण का मामला दो लोगों के बीच वस्तुओं के एक्सचेंज का मामला है। अगर दो लोगों में या किसी एक व्यक्ति में भी ये भाव है कि मेरी वस्तु का, मेरे संसाधनों का मैं काश एक्सचेंज कर लूँ किसी दूसरे व्यक्ति के जो संसाधन है उनसे, इसका मतलब है कि वितरण ठीक नहीं हुआ है। वितरण को कभी तभी न्यायपूर्ण माना जाएगा जबकि वितरण के बाद में किसी भी व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति
अपनी वस्तु को, अपने संसाधनों को किसी दूसरे व्यक्ति के संसाधनों से एक्सचेंज करने पर सहमत ना हो, तब ये परीक्षण एकदम सफल है। तब माना जाएगा कि वो वितरण एकदम न्यायपूर्ण है। ये समझना आप। तो नीलामी होगी कैसे? नीलामी होगी कैसे, उससे पहले रोनाल्ड डवर्किन ये मान के चलता है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। अभी हमने कहा ना कि लकी और अनलकी, उसकी बात हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। पहले आप ये मान के चलिए कि सभी व्यक्ति एक समान है, एक जैसे हैं। मान लीजिए आप एक बार, और सभी व्यक्ति बराबर हैं, सभी व्यक्ति की योग्यता बराबर है, सभी व्यक्तियों की क्षमताएं बराबर है, लेकिन हर एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा तो अलग अलग है। और वो अपने इन 100 क्लेम सेल्स के बदले और उस टापू की जो प्राकृतिक संपदा है, संसाधन है, उनको खरीदेगा। हर व्यक्ति की चूंकि महत्वाकांक्षा अलग है, तो वो व्यक्ति खरीदेगा अलग अलग चीजें। जैसे कोई व्यक्ति जो खेती करने की महत्वाकांक्षा करता है कि मुझे खेती करनी है, कृषि कार्य करना है, वो उस जमीन की जितनी भूमि है उनमें से अपने 100 क्लेम सेल्स के बदले उतनी जमीन लेने की कोशिश करेगा, वो जमीन लेने की कोशिश करेगा जो जमीन कृषि योग्य जमीन है। लेकिन दूसरा व्यक्ति भी कृषि करना चाहे ऐसा जरूरी तो नहीं है। उसकी महत्वाकांक्षा हो सकता है कि डेयरी की हो, कि मुझे डेयरी करनी है, तो डेयरी के लिए उपयुक्त जमीन तलाशेगा, वो खरीदेगा। तीसरा व्यक्ति हो सकता है कि इन दोनों मामलों में उसकी रुचि ना हो। वो हो सकता है समंदर के किनारे रहना पसंद करता हो, तो समंदर के किनारे की जमीन की महत्वाकांक्षा करेगा, उसके किनारे रहना चाहेगा। तो ये अलग अलग किस्म की महत्वाकांक्षाएं हैं, और हर व्यक्ति अपनी इन 100 क्लेम सेल्स में से, अब कोई व्यक्ति ये इच्छा नहीं कर सकता कि सारा टापू मेरा हो जाए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति बराबर है और हर व्यक्ति को 100 क्लेम सेल्स के बदले जो मिलेगा उतना ही मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो वो अपनी इन 100 क्लेम सेल्स में से अधिकतम मुद्रा अपनी उन वस्तुओं को खरीदने में उपयोग में लेगा जिन वस्तुओं की वो, जिन संसाधनों की वो महत्वाकांक्षा रखता है। मैक्सिमम राशि अपनी वहां खर्च करने की वो प्रयास करेगा उस नीलामी में। तो अलग अलग किस्म की जमीनें, अलग अलग किस्म के संसाधन वो खरीदेगा। ये बात ठीक है। अब चलिए, सबके पास जमीनें आ गई अपनी अपनी, मान लीजिए, लेकिन यहां पर वो एक बात लेके चलता है। देखना, यहां पर वो एक बात सवाल उठा रहा है, क्या ये संसाधनों का वितरण ठीक हुआ? और क्या इस संसाधनों के वितरण को आप ठीक मानेंगे? 100 क्लेम सेल्स दे दिया आपने, सबको बराबर मान लिया आपने, संसाधनों का वितरण कर दिया आपने, नीलामी के माध्यम से कर दिया। लेकिन वो कहता है कि ऐसा करना एक बड़े बात को अवॉइड कर देने के बराबर है। हम इस पूरे मामले में, एक पूरी प्रोसेस में एक बड़ी चीज को अवॉइड कर रहे हैं। और वो बड़ी चीज क्या है, बड़ा बिंदु क्या है कि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की प्राकृतिक विभिन्नताएं होती हैं। कुछ लोग भाग्यशाली हैं, कुछ लोग अभाग्यशाली हैं, कुछ लोग एकदम स्वस्थ हैं, कुछ लोग उनमें प्राकृतिक रूप से ही वो अस्वस्थता के वो शिकार हैं, कुछ लोग अपाहिज हैं, वो ब्रूट लक हैं, कुछ लोगों में उतनी बेहतर बुद्धि नहीं है जितनी बुद्धि दूसरे लोग व्यक्ति में है। तो वो कह रहा है कि इस प्राकृतिक अभाग्यशालिता को, दुर्भाग्यशालिता को, अगर हमने सबको 100 क्लेम सेल्स दे दिए और कहा कि आप नीलामी में भाग लीजिए, जो वस्तु आपके पास होगी वो वस्तु आपकी है। लेकिन वो कह रहा है कि चूंकि एक व्यक्ति जिसमें जो बहुत एकदम स्वस्थ है और एकदम विकलांग नहीं, एकदम सही है, मान लीजिए, वो अपनी सारी की सारी 100 क्लेम सेल्स के बदले जमीन ले लेगा, या संसाधन, दूसरे संसाधन, जमीन के साथ साथ दूसरे संसाधन, और जितनी बेहतर से बेहतर ले सकता है उतना ले लेगा। वो 100 क्लेम सेल्स पूरे के पूरे काम में ले लिए उसने, या मैक्सिमम जितना काम में ले सकता है ले लिया उसने। तो उसके पास जमीन ज़्यादा बड़ी मात्रा में आई। लेकिन दूसरा व्यक्ति है जो अपाहिज है, उसके पास है तो 100 क्लेम सेल्स उसके पास भी, और वो अपाहिज है, लेकिन वो अपनी सबसे पहले इन 100 क्लेम सेल्स में से उसे पता है कि मैं तब तक इन संसाधनों का यूज कर ही नहीं सकता, जो जमीन लूँगा या कुछ भी लूँगा, जब तक कि मेरी अपाहिजता दूर ना हो। तो वो इन 100 क्लेम सेल्स में से पहले एक राशि, वो राशि खर्च करेगा अपनी उस प्राकृतिक अपाहिजता को दूर करने के लिए। पहले वो राशि वहां खर्च करेगा कि उसकी अपाहिजता दूर हो। मान लीजिए कि उसमें 20 क्लेम सेल्स खर्च हुए, अब इसके पास कितने बचे? 80 बचे। और 80 में से जब वो जमीन खरीदेगा
नीलामी में भाग लेके ज़मीन प्राप्त करेगा, संसाधन प्राप्त करेगा, तो क्या इसके बराबर उसे संसाधन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसने 100 के 100 रुपए उन संसाधनों को प्राप्त करने में नीलामी में खर्च किए, जबकि ये मैक्सिमम कितने कर पाएगा? 80 ही कर पाएगा। उसने अपनी 20 रुपए या 20 क्लेम शेल्स वहां खर्च कर दिए जहां इस व्यक्ति के वो खर्च नहीं हुए, इसके बच गए, इससे खर्च करने पड़े, क्योंकि प्राकृतिक रूप से वो उससे इतना पीछे है। तो इसका मतलब प्राकृतिक रूप से तो वो पीछे है ही है, वो संसाधनों को प्राप्त करने में भी उतना ही पीछे चला गया। इसको ज़्यादा ज़मीन मिली, इसको कम ज़मीन मिली, इसको संसाधन कम मिले, उसको ज़्यादा मिल गए। तो रोनाल्ड डवर्किन कहता है कि न्यायपूर्ण नहीं है, इसको आप न्यायपूर्ण नहीं कह सकते। तो फिर न्याय क्या है? डवर्किन कहता है कि इसमें आप अगर न्याय करना चाहते हैं तो देखिए, नीलामी की जब आप बात कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा, दो सिद्धांत है यहां पे समझना आप। महत्वाकांक्षा, संवेदनशील नीलामी। नीलामी होगी वो महत्वाकांक्षा संवेदनशील होगी, जहां पर किसी व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा है ये ध्यान रखा जाएगा। बस किस व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा है, इसका मतलब एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन होगा। लेकिन ये नीलामी होने से पहले आपको एक काम और करना पड़ेगा, उसके बगैर ये नीलामी ठीक नहीं होगी, वरना तो जो अभाग्यशाली लोग हैं वो लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो वो कह रहा है एक बीमा प्लान करना पड़ेगा, बीमा योजना इससे पहले करनी पड़ेगी। और बीमा योजना इसका मतलब इंश्योरेंस स्कीम करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस प्लान करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक कॉमन पूल बनाना पड़ेगा। और ये कॉमन पूल पहले से तय करना पड़ेगा कि इस कॉमन पूल में कुछ चीजें ऐसी हों जिसके माध्यम से अभाग्यशाली लोगों की अभाग्यशालीता को दूर किया जाए। पहले नीलामी बाद में होगी। कैसे? हर व्यक्ति को 100 क्लेम सेल्स मिले, तो इस कॉमन पूल में आप कुछ राशि इकट्ठा करेंगे। कॉमन पूल का मतलब सबके हिस्से, सबकी हित के लिए। कैसे? तो 100 क्लेम सेल्स में मान लीजिए कि सबसे आपने और 2-2 क्लेम सेल्स या 5-5 क्लेम सेल्स ले लिए, मान लीजिए सबसे 5-5 क्लेम सेल्स इकट्ठे कर लिए, और वो 5-5 क्लेम सेल्स इकट्ठे हुए तो उसका एक कॉमन पूल बन गया। ये कॉमन पूल हो गया, और कॉमन पूल के माध्यम से आप क्या करेंगे? बीमा योजना करेंगे। और बीमा योजना किसके लिए होगी? अभाग्यशाली लोगों के लिए। 5-5 रुपए सबसे इकट्ठे किए, अब सबके पास कितने कितने बचे? सबके पास 95 बचे। जो भाग्यशाली व्यक्ति है उसके पास भी 95, जो अभाग्यशाली व्यक्ति है उसके पास भी 95। दोनों बराबर हैं कि नहीं है? दोनों बराबर हैं। और यहां जो कॉमन पूल में राशि इकट्ठी हुई, क्लेम शेल्स इकट्ठी हुई, इस क्लेम शेल्स के माध्यम से इस ऑक्शन में शामिल होने वाले जितने भी अभाग्यशाली लोग हैं, जो संख्या में बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जितने भी हैं, उन लोगों की अभाग्यशालीता को दूर करने के लिए वो जो पैसे खर्च होंगे, वो जो क्लेम शेल्स खर्च होगी, वो इस कॉमन पूल में से की जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति अपाहिज है तो उसके लिए जो अगर व्हीलचेयर उपलब्ध करानी होगी तो वो व्हीलचेयर इस कॉमन पूल में से आएगी, इसे खुद अपने पैसों में से खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो इस कॉमन पूल में से उस व्यक्ति की असमानता को दूर किया गया कि नहीं किया गया? तो पहले मानना पड़ेगा आपको कि दो लोग असमान हैं, उनको वितरण करने से पहले आपको दोनों को बराबर लाना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा, उसके बाद में आप उसका वितरण करिए। तो यहां पर आप क्या किया कि यहां पर पहले उसकी अभाग्यशालीता को दूर किया इस कॉमन पूल से, और सबको 5-5 रुपए देने पड़े, 5-5 क्लेम शेल्स मान लीजिए देने पड़े। तो अब इसकी अभाग्यशालीता तो दूर हो गई इस बीमा प्लान से, और अब जब इसको भी अपनी नीलामी में भाग ले रहा है 95 क्लेम शेल्स के साथ, और ये भी भाग्यशाली व्यक्ति भी अभाग्यशाली व्यक्ति भी 95 क्लेम शेल्स से भाग ले रहे हैं नीलामी में। अब दोनों को जो जमीनें मिलेगी वो अपने, उनके पास बराबर की मुद्रा है, और अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाओं के आधार पे वो अपनी अलग अलग सारी की सारी सब चीज़ों, संसाधनों को वो जुटा सकते हैं। अब वो जो संसाधन जुटेंगे वो बराबर होंगे, वो ठीक होंगे, वो न्यायपूर्ण होंगे। ये रोनाल्ड डवर्किन का नया सिद्धांत है, जिसमें वो दो बातें करता है, महत्वाकांक्षा संवेदनशील नीलामी और बीमा योजना। दो थ्योरी हैं उसकी, लेकिन इन बीमा योजना के लिए क्या होगा? एक कॉमन पूल होगा। इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना, शब्दावलियां ध्यान रखना। शब्दावलियों में ईर्ष्या परीक्षण को ध्यान रखें, क्लेम शेल्स को ध्यान रखें, महत्वाकांक्षा संवेदनशील नीलामी ध्यान रखें, बीमा प्लान ध्यान रखें, कॉमन पूल ध्यान रखें, अभाग्यशाली ब्रूट लक
अभाग्यशाली लोग, ये ध्यान रखें। तो इन सब शब्दावलियों को आपको ध्यान रखना है। जॉन रोल्स इसका मतलब ये मान रहा है, रोनाल्ड डवर्किन इसका मतलब ये मान रहा है कि कुछ लोग प्राकृतिक रूप से भाग्यशाली होते हैं, कुछ लोग प्राकृतिक रूप से उनकी तुलना में कम भाग्यशाली होते हैं। तो जब ये भाग्य के आधार पर संसाधनों के वितरण की बात कर रहा है और दोनों का बराबर भाग्य में बीमा प्लान के बेसिस पे उसकी दुर्भाग्यशालिता को दूर कर रहा है, इसलिए रोनाल्ड डवर्किन को भाग्य समतावादी कहा जाता है। भाग्य समतावादी विचारक इसीलिए कहा जाता है, ये भाग्य समतावादी विचारक है। ठीक है, ये ध्यान रखें। भाग्य समतावादी विचारकों को आप समानता में और पढ़ेंगे, वहाँ पे हम कोई और विचारक है जो अलग अलग बेसिस पे और ये उस दुर्भाग्यशालिता को दूर करने की बात करते हैं। कोई शिक्षा के आधार पे, कोई शेयर धारक के आधार पे, कोई किसी अलग अलग आधार पे, कोई मिनिमम वेतन के बेसिस पे। तो भाग्य समतावादी विचारक है। रोनाल्ड डवर्किन भाग्य समतावादी विचारक है। जॉन रोल्स संसाधन समतावादी विचारक है। हालांकि भाग्य समतावाद संसाधन समतावाद का ही एक रूप है एक तरीके से, लेकिन ये भाग्य के बेसिस पे है, इसलिए रोनाल्ड डवर्किन भाग्य समतावादी विचारक है। इस बात को थोड़ा सा आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ब्रूस एकरमैन है, रोमर है, ये भाग्य समतावादी विचारक है सारे के सारे। तो इस तरीके से ये विचार देता है। देखिए, जॉन रोल्स से अगर आप रोनाल्ड डवर्किन को थोड़ा सा अगर एक हिंट माने कि थोड़ा सा विभेद हम तुलना करें तो क्या है, तो जहां जॉन रोल्स संसाधनों का वितरण जो मतलब सबसे हीनतम स्थिति वाले हैं, जिसको आप यहां अभाग्यशाली व्यक्ति कह सकते हैं, वहां पर हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति कह सकते हैं। जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत अगर आपको याद है तो वो दो सिद्धांत कहता है, 2 नियमों में 3 नियम बताता है वो। एक समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा हीनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ और तीसरा अवसर की उचित समानता। अब वो पूर्विकता के क्रम में पहले कौन सा अपनाएंगे, दूसरा कौन सा अपनाएंगे, तीसरा कौन सा अपनाएंगे, तो वो कहता है पहले हम नियम अपनाएंगे समान स्वतंत्रता का नियम, दूसरा नियम अपनाएंगे वो अवसर की उचित समानता, और जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तब तीसरा नियम अपनाएंगे कि हीनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ। मतलब जो हीनतम स्थिति वाला है उसको लाभ मिलेगा वो सबसे एंड में देता है जॉन रोल्स। वो सबसे अंत, सबको पहले मौका मिलेगा, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, को आप अवसर बराबर देंगे पहले, लेकिन उसके बाद में भी समाज में विभिन्नताएं रह जाती हैं। तो फिर इस व्यक्ति को जो प्राप्त होगा वो इस शर्त पे होगा कि उसको प्राप्त होने वाली वस्तु से इसको भी लाभ मिले, नीचे वाले को भी। तो ये यहाँ तक जा सकता है। तो मतलब हीनतम स्थिति वाले को लाभ उसने अंत में दिया, सबसे लास्ट में। जबकि रोनाल्ड डवर्किन के न्याय सिद्धांत में आप देखेंगे कि वो हीनतम स्थिति वाले को या अभाग्यशाली व्यक्ति की अभाग्यशालिता को सबसे पहले दूर करता है, और वितरण जो करता है वो बाद में करता है, नीलामी बाद में करता है। पहले वो इस अभाग्यशाली व्यक्ति की अभाग्यशालिता को दूर करके इसके बराबर लाके खड़ा करता है, बाद में कहता है कि वितरण अब करिए आप। समझ रहे हैं आप? उसने असमानता को, विषमता को पहले दूर किया और बाद में वितरण किया। जबकि जॉन रोल्स सबको पहले बराबर मानता है, सबको आगे बढ़ने के मौके देता है। वो जो उसके बाद जो भेदभाव स्थापित हो जाता है, उस भेदभाव को दूर करने के लिए वो हीनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ की बात सबसे अंत में करता है। ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है इन दो विचारों के बीच में, विचारकों के बीच में, दो नए सिद्धांतों के बीच में। ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से रोनाल्ड डवर्किन को आप ठीक ठाक तरीके से समझ पा रहे हैं।